Dream Home Tour. हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रीम होम टूर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया ही होंगे। तो सबसे पहले बड़ों को नमस्ते एंड यारों को सलाम। मैं अमित बंसल, आपका दोस्त, आपका होस्ट, आज आपके लिए प्लॉट लोन के ऊपर एक वीडियो लेकर आए हैं जिसमें बात करेंगे प्लॉट लोन के पूरे प्रोसेस के बारे में, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे कि इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लगती है, इसका टेन्योर कितना लंबा रहता है एंड इसमें क्या इंटरेस्ट रेट पे आपको लोन मिलता है। एंड इसमें हम एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर दोनों तरह के लैंड के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, ये जो प्लॉट लोन होता है ना, ये होम लोन से थोड़ा अपने को हाईयर रेट पे पड़ता है, हाईयर इंटरेस्ट रेट पे। उसका रीजन ये होता है कि प्लॉट लोन जो है वो थोड़ा रिस्कियर होता है इन कंपैरिजन टू होम लोन। होम लोन आपका आसानी से मिल जाता है, बट प्लॉट लोन जो होता है वो इतनी आसानी से नहीं मिलता है। तो चलिए गाइस, अब हम आगे बढ़ते हैं और बाकी बातें डिटेल में स्टार्ट करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया था, प्लॉट लोन जो है दो तरीके के लैंड पे प्रोवाइड किया जाता है। एक होता है आपका एग्रीकल्चर लैंड एंड एक होता है आपका नॉन एग्रीकल्चर लैंड। एग्रीकल्चर लैंड में जब हम लोन लेने जाते हैं तो उसकी कुछ सीमाएं होती है, कुछ प्री कंडीशंस होती हैं। एक तो एग्रीकल्चर लैंड हमारे को आसानी से नहीं मिलता है, दूसरा जब जिनको ये मिलता है वो या तो मार्जिनल फार्मर्स होते हैं या फिर लैंडलेस लेबर्स होते हैं, या तो जिनके पास अपना खुद की जमीन नहीं होती है या फिर जिनके पास बहुत ही थोड़े अमाउंट में जमीन होती है। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे आगे, कितनी कितनी जमीन होनी चाहिए फार्मर्स के पास। लेकिन ये जो लोन होते हैं ये प्राइवेट बैंक प्रोवाइड नहीं करते हैं, ये कुछ पीएसयू बैंक्स होते हैं जो कि इनको लोन प्रोवाइड करते हैं एंड ये गवर्नमेंट स्कीम्स के अंडर प्रोवाइड किया जाता है। एंड हम बात करते हैं नॉन एग्रीकल्चर लैंड के बारे में। नॉन एग्रीकल्चर लैंड पे जो लोन दिया जाता है ये तीन तरह के लैंड पे दिया जाता है, रेजिडेंशियल, कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल। इसके अंदर जो होता है हमारे को लोन वो आसानी से मिल जाता है इन कंपैरिजन टू एग्रीकल्चर लैंड। एग्रीकल्चर लैंड में जैसे मैंने आपको बताया था तो दिक्कतें आती हैं, बट नॉन एग्रीकल्चर लैंड में बिल्कुल भी अपने को इतनी दिक्कतें नहीं आती है, इस पे लोन थोड़ा आसानी से मिल जाता है। प्लॉट जो होता है वो विद इन म्युनिसिपल या फिर सिटी लिमिट्स में होना चाहिए। किसी डेवलपमेंट अथॉरिटी या किसी इंडस्ट्रियल अथॉरिटी या प्राइवेट डेवलपर या फिर रीसेल वाला प्लॉट होना चाहिए, तो भी इन पे आसानी से अपने को लोन मिल जाता है। कंस्ट्रक्शन लोन जो होता है वो प्लॉट लोन से थोड़ा कंपैरेटिवली आसानी से मिल जाता है फॉर प्लॉट्स आउटसाइड सिटी लिमिट्स, यानी कि अगर कोई प्लॉट जो है वो सिटी लिमिट से बाहर का है तो उसको कंस्ट्रक्शन लोन हमारे को आसानी से मिल जाता है इन कंपैरिजन टू प्लॉट लोन। प्लॉट प्लस कंस्ट्रक्शन लोन जो होता है वो हमारे को आसानी से मिल जाता है इन कंपैरिजन टू प्लॉट लोन इटसेल्फ। रीजन बीइंग क्योंकि बैंक ये देखते हैं कि कुछ लोग ना पहले गड़बड़ी करते थे, लाइक आज से 10-12 साल पहले लोग लोन ले लेते थे, बट लोन लेने के बाद क्या करते थे वो कुछ टाइम उस प्लॉट को रखते थे, देन उस पर थोड़ा अगर रेट बढ़ जाते थे तो प्रॉफिट बुक करने के चक्कर में बेच देते थे, प्रॉफिट बुक करते थे एंड देन लोन बंद करा देते। इससे क्या होता था कि ना बैंक्स को नुकसान होता था। फिर बाद में क्या हुआ, जब ये काफी चलन चलने लगा तो आरबीआई ने इसको अंडरटेकन किया एंड आरबीआई ने इसमें इंटरवीन करके एक लॉ निकाला कि लोग जो होते हैं अब वो प्लॉट लोन नहीं ले सकते हैं। प्लॉट लोन अगर लेते हैं तो उसके अंदर एक कंडीशन डाल दी कि अगर आप प्लॉट लोन लेते हो तो लेने के 2 साल के अंदर अंदर आपको उसके ऊपर घर बनाना पड़ेगा या फिर जो भी चीज बनाना चाहते हो, यानी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। तो कंस्ट्रक्शन अनिवार्य कर दी थी गवर्नमेंट ने। तो अगर इसीलिए कहते हैं कि अगर आप प्लॉट विद कंस्ट्रक्शन लेते हो, मतलब प्लॉट प्लस कंस्ट्रक्शन लोन लेते हो तो वो आसानी से मिल जाता है इन कंपैरिजन टू प्लॉट लोन। प्लॉट लोन जो होता है वो सिक्योर्ड लोन होता है। सिक्योर्ड लोन होने का मतलब होता है कि इन केस अगर आप लोन डिफॉल्ट करते हैं या फिर अगर आप अपना लोन नहीं भर पाते हैं तो बैंक के पास पूरी अथॉरिटी होती है कि वो इसको अंडरटेक करे एंड उसको ऑप्शन करके फर्दर सेल कर सकता है अपने लोन को रिकवर करने के लिए या फिर ड्यूज को क्लियर करने के लिए। तो ये एक सिक्योर्ड लोन होता है। एंड इन केस ऑफ जॉइंट ओनरशिप, अगर आपने किसी के साथ मिलकर ये लोन लिया है तो जितने भी आपके को एप्लीकेंट्स, जितने भी आपके को ओनर्स होते हैं या फिर ओनर्स होते हैं, उनको को एप्लीकेंट बनना अनिवार्य हो जाता है। मैक्सिमम टेन्योर जो इस लोन का होता है वो 15 से 20 साल का होता है। ज्यादातर बैंक जो होते हैं वो 15 साल के लिए प्रोवाइड करते हैं, बट कुछ बैंक जो होते हैं वो 20 साल का टाइम पीरियड भी प्रोवाइड कर देते हैं। इंटरेस्ट रेट जो होता है वो यूजुअली 0.5 to 1.5% ज्यादा होता है होम लोन से, यानी कि अगर आप होम लोन जो है 7% की दर पे लेते हैं तो आपको प्लॉट लोन जो है वो 7.5% से लेकर 8.5% की दर से मिलेगा। डिसम्बर्समेंट यानी कि जो पैसा जो बैंक देता है जब आप प्रॉपर्टी लेते हो, एक तो वो डायरेक्टली सेलर को देता है। अगर आपको रीसेल किया गया प्लॉट ले रहे हैं
तो जो लमसम अमाउंट जो होता है वो एक जो बैंक जो है वो डायरेक्टली सेलर को दे देता है। अगर आप कोई अंडर डेवलपमेंट प्लॉट ले रहे हैं तो बैंक क्या करता है, उसमें स्टेज वाइज बेसिस पे जो है आपका पैसा रिलीज करता है एंड डायरेक्टली टू दी डेवलपमेंट अथॉरिटी या बिल्डर देता है वो, जिसके अंदर वो देखता है कि प्रोग्रेस क्या चल रही है कंस्ट्रक्शन की। ऑन द बेसिस ऑफ द कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस वो आपका वो बैंक अपना पैसा रिलीज करता है एंड डायरेक्टली बिल्डर या फिर डेवलपमेंट अथॉरिटी को देता है। लोन अमाउंट जो होता है वो तभी देता है जब बायर जो है वो अपना जो जितना परसेंटेज ऑफ अमाउंट यानी कि डाउन पेमेंट अगर वो अपनी पूरी कर देता है, उसके बाद ही जो है वो लोन अमाउंट देता है बैंक अपना। यानी कि बैंक जो है अपना अमाउंट तभी डिसबर्स करता है जब बायर जो है वो सेलर को अपना डाउन पेमेंट दे चुका होता है। और अब हम बात करते हैं सबसे पहले एग्रीकल्चर लैंड के बारे में। तो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर जो होते हैं वही इस लोन के लिए एलिजिबल होते हैं, स्पेशली दोज फार्मर्स जिनके पास, अगर हम इरिगेटेड लैंड की बात करें तो 2 एकड़ से कम जमीन हो, एंड अगर हम अनइरिगेटेड लैंड की बात करें तो 5 एकड़ से कम जमीन हो। उनकी एक कंडीशन और होती है कि उनका रीपेमेंट का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो एटलीस्ट पिछले 2 साल के लिए अच्छा हो, एंड तभी ये गवर्नमेंट स्कीम्स के अंडर एलिजिबल होते हैं फॉर प्लॉट लोन। अब हम बात करते हैं एडिशनल चार्जेस के बारे में, किन किन तरह के एडिशनल चार्जेस तो हमारे को बैंक को देने पड़ते हैं जब हम लोन लेते हैं। सबसे पहला आता है प्रोसेसिंग फी। बैंक जो है आपसे 0.25 to 1% ऑफ दी लोन अमाउंट के प्रोसेसिंग चार्जेस लेता है, एंड यूजुअली जो है वो 0.25% होता है। बट अगर आपको कोई बैंक इससे ऊपर चार्ज करता है तो आप उनसे नेगोशिएशन कर सकते हैं एंड आप उससे बोल सकते हैं कि हम तो सिर्फ 0.25% ऑफ द लोन अमाउंट ही देंगे। तो आप उनसे अगर अच्छी नेगोशिएशन करेंगे तो आप उनको रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं ऑन द मिनिमम प्रोसेसिंग फी चार्जेस। अब हम बात करते हैं लीगल एंड टेक्निकल ड्यू डिलिजेंस, यानी कि बैंक जो होते हैं, कुछ बैंक जो हैं वो लीगल एंड टेक्निकल ड्यू डिलिजेंस के नाम पे आपसे कुछ एडिशनल अमाउंट लेते हैं जो कि एक लमसम अमाउंट होती है 5 से 10 हज़ार रुपये। अगर तो आप नेगोशिएशन करते हैं और आप सीधे सीधे कह देते हैं कि हम तो सिर्फ प्रोसेसिंग फी देंगे ना, हम कोई लीगल एंड टेक्निकल ड्यू डिलिजेंस फी नहीं देंगे, तो आप ये अपने पैसे बचा सकते हैं। तो अगेन ये आपकी नेगोशिएशन स्किल पर डिपेंड करता है। अब हम बात करेंगे प्री पेमेंट एंड फोरक्लोजर चार्जेस के बारे में। कुछ बैंक क्या होता है कि आपसे इन चीजों के चार्जेस लेते हैं। सपोज कीजिए कि आपने 20 लाख रुपए का लोन लिया है, आपके पास 5 लाख रुपए कहीं से आ जाते हैं एंड आप चाहते हो कि आप ये बैंक में जमा करा दें जो आपका लोन है, ताकि उसमें कुछ अमाउंट कम हो जाए। तो अगर तो आप ये पैसे जमा करना चाहते हैं तो बैंक आपके ऊपर प्री पेमेंट चार्जेस लगाता है। एंड ऐसे ही फोरक्लोजर चार्जेस होते हैं। आप सपोज कीजिए आपने 20 लाख रुपए का लोन लिया है एंड 3 से 4 साल बाद, एंड ये 20 लाख रुपए का जो लोन आपने लिया है ये 15 साल के टेन्योर पे लिया है, लेकिन 3 से 4 साल बाद आपके पास ये 15 लाख रुपए कहीं से आ जाते हैं एंड आप इस लोन को खत्म करवाना चाहते हैं एंड आप बैंक में जब जमा कराते हैं तो बैंक इस पे आपके फोरक्लोजर चार्जेस के नाम पे फी लगाता है। तो ये होता है फोरक्लोजर चार्जेस। एंड अगर तो ये आपने फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट पे लिया है लोन तो आपको कोई चार्ज नहीं देने पड़ेंगे, एंड यही अगर आपने फिक्स इंटरेस्ट रेट पे लिया है तो आपको 2 से 3% ऑफ द आउटस्टैंडिंग लोन अमाउंट देना पड़ता है फॉर नॉन रेजिडेंशियल प्लॉट। यानी कि अगर आपने फिक्स इंटरेस्ट रेट पे लिया है तो आपको 2 से 3% ऑफ द आउटस्टैंडिंग लोन अमाउंट देना ही पड़ता है फॉर नॉन रेजिडेंशियल प्लॉट। एंड इन सब सर्विसेज के ऊपर, इन सब फाइनेंशियल सर्विसेज के ऊपर आपको 18% जीएसटी भी देना पड़ता है एडिशनली। तो हम बात करते हैं लोन लेते समय किन किन डॉक्यूमेंट को जमा करने की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले हमने इनको 3 भाग में बांटा है: सैलरीड एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल एंड सेल्फ एम्प्लॉयड नॉन प्रोफेशनल। सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल तो वो होते हैं यानी कि इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, आर्किटेक्ट्स या फिर ऐसे कोई जो कि सेल्फ एम्प्लॉयड है। सेल्फ एम्प्लॉयड नॉन प्रोफेशनल हो जाते हैं प्रोप्राइटरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म, यानी कि जो लोग अपना अलग से कोई बिजनेस कर रहे होते हैं। सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट जो है वो है एप्लीकेशन फॉर्म विद फोटोग्राफ ड्यूली साइन, यानी कि आपको दो फोटोग्राफ के साथ यूजुअली आपको एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करना पड़ता है, जिसके अंदर जो कि तीनों तरह के लोगों को अप्लाई करना पड़ता है। एंड उसके बाद आ जाता है आइडेंटिटी, रेजिडेंस एंड एज प्रूफ, जिसके अंदर हमारे आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर ऐसे ही और भी प्रूफ आ जाते हैं। ये भी तीनों तरह के लोगों को लगाने पड़ते हैं। एंड उसके बाद आ जाती है लास्ट 6 मंथ बैंक स्टेटमेंट, जिसमें पिछले 6 महीनों की बैंक स्टेटमेंट देनी पड़ती है। ये भी तीनों तरह के लोगों को देनी पड़ती है। फिर आ जाती है लास्ट 3 महीने की सैलरी स्लिप,
ये सैलरीड एम्प्लॉय को देनी पड़ती है, क्योंकि बाकी दोनों तो सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल या फिर नॉन प्रोफेशनल हैं। एंड उसके बाद आ जाती है प्रोसेसिंग फी चेक। प्रोसेसिंग फी चेक भी तीनों तरह के लोगों को देना पड़ता है। देन आ जाता है फॉर्म 16। फॉर्म 16 जो होता है वो सैलरीड को देना पड़ता है एंड सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल को देना पड़ता है। सेल्फ एम्प्लॉयड नॉन प्रोफेशनल चाहे तो इसको अवॉइड कर सकता है। एंड उसके बाद आ जाता है प्रॉपर्टी टाइटल डॉक्यूमेंट एंड अप्रूव प्लान्स, यानी कि आपको प्रॉपर्टी टाइटल डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं एंड जो उसके प्लान्स होते हैं अप्रूव वो देने पड़ते हैं। ये भी तीनों तरह के लोगों को देने पड़ते हैं। एंड देन आ जाती है हमारी लास्ट 3 ईयर इनकम टैक्स रिटर्न विद कंप्यूटेशन ऑफ इनकम, यानी कि पिछले 3 साल की इनकम टैक्स रिटर्न जो कि सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल एंड सेल्फ एम्प्लॉयड नॉन प्रोफेशनल को देने पड़ते हैं। देन आ जाती है हमारी लास्ट 3 ईयर की सीए सर्टिफाइड ऑडिटेड बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट, जो कि अगेन सैलरीड एम्प्लॉय को छोड़ के बाकी दोनों को देने पड़ते हैं। देन आ जाता है हमारा एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, जो कि सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल को शो करना पड़ता है। एंड देन आ जाता है हमारा प्रूफ ऑफ बिजनेस एग्जिस्टेंस फॉर एटलीस्ट 3 इयर्स एंड हमारी बिजनेस प्रोफाइल, जो कि सेल्फ एम्प्लॉयड नॉन प्रोफेशनल को देना पड़ता है। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि पर्टिकुलर लोगों को शो करने पड़ते हैं या फिर सबमिट करने पड़ते हैं लोन अप्लाई करते समय वक्त बैंक में। आखिरी में जाते समय मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूंगा, जैसे कि अपनी लोन एलिजिबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए आप अपने स्पाउस को, यानी कि आप अपने हस्बैंड या फिर अपने वाइफ को अपना को एप्लीकेंट बना सकते हैं। इससे आपकी एलिजिबिलिटी बढ़ सकती है। ओके, शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। एंड अगर आप ऐसे ही किसी और टॉपिक पे चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं या फिर आप चाहते हो कि हम किसी और टॉपिक पर डिस्कशन करें, तो आप हमें वो टॉपिक जो है वो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, ताकि हम आपके उसके लिए एक अच्छी सी वीडियो बनाएं एंड उस पर बात करें आपके साथ। या फिर अगर आप चाहते हो कोई प्रॉपर्टी लेना या फिर आप कोई प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हैं ऑलरेडी, तो भी आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हमारी कॉन्टेक्ट डिटेल जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो गाइस, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और नई खूबसूरत टॉपिक के साथ या फिर कोई अच्छी प्रॉपर्टी के साथ। जब तक के लिए गाइस, बिफोर दैट वन मोर थिंग, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना है एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, ताकि आप के पास हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंचते रहे। गाइस, एक और बात, हम लोग इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे भी है, आप लोग हमें वहां पे भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है गाइस, शुक्रिया।